हेलो स्टूडेंट्स। तो आज परमाणु संरचना का नेक्स्ट लेक्चर अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखना जरा कि लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं वेव मैकेनिकल मॉडल की। वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल का मतलब है तरंग यांत्रिकी मॉडल, ठीक है ना। तो परमाणु का जो तरंग यांत्रिकी मॉडल है उसमें मैंने आपको बताया था तीन चीजें इंक्लूड होती है, उसमें तीन चीजें आती हैं। तीन चीजों से अपन इसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पूरे को। पहला तो इसमें था डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, ठीक है, जो अपन पढ़ रहे थे। दूसरा अपने पास था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, और तीसरा अपने पास था श्रोडिंगर की तरंग समीकरण, ठीक है ना। तो तीन चीजें अपन को इसमें पढ़नी है तरंग यांत्रिकी सिद्धांत में। तो सबसे पहला जिसकी अपन बात कर रहे थे वो था भाई डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत, ठीक है। तो इसको एक बार मैं वापस से क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं क्या होता है। तो डी ब्रोगली ने ये कहा था कि भाई जैसे प्रकाश जो होता है उसके पास द्वैत प्रकृति होती है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है उनके पास द्वैत प्रकृति होती है, वो तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करती है और वो कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करती है। कभी उनको समझाने के लिए तरंग की तरह अपन को मानना पड़ता है, जैसे व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं को समझाने के लिए ये मानना पड़ता है कि प्रकाश जो है वो क्या तरंग है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, कृष्णिका विकिरण, रमन प्रभाव, इनको समझाने के लिए ये मानना पड़ता है कि प्रकाश क्या है, एक कण है, ठीक है ना। तो ऐसे ही डी ब्रोगली कहता है कि कोई भी अपने पास अगर v वेग से गतिशील कण है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है, ये क्या है, कोई कण है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, गतिशील कण है, तो ये कणीय प्रकृति तो रखता ही रखता है, इसके पास कणीय प्रकृति तो होती ही होती है। इसके अलावा इसके पास जो है वो तरंग प्रकृति भी होती है, यानी ये कण की भांति तो व्यवहार करता ही करता है, इसके अलावा ये तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। यानी v वेग से गतिशील कण जो है वो स्ट्रेट लाइन में अगर चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो डी ब्रोगली कहता है एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में ये नहीं चल रहा है, ये ऐसे तरंग बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इस चीज को जो है वो अपन ने प्रूव भी किया था, डी ब्रोगली ने ये निकाला भी था कि अगर तरंग बनती है तो किसी भी तरंग के अध्ययन के लिए अपन को जो बेसिक चीज चाहिए वो है वेवलेंथ, वो है उसकी तरंग दैर्घ्य। तो डी ब्रोगली कहता है कि किसी भी कण से संबंधित वेवलेंथ होती कितनी है, होती है किसी भी कण से संबंधित तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, h/p। p जो होता है वो कणीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। जैसे तरंग को समझने के लिए अपन को वेवलेंथ की जरूरत होती है, तरंग को पढ़ने के लिए, तरंग की स्टडी करने के लिए वेवलेंथ चाहिए, ऐसे ही किसी कण की स्थिति, किसी गतिशील कण को समझने के लिए, उसकी स्टडी करनी है तो अपन को क्या चाहिए, अपन को p चाहिए। तो एक ही क्वेश्चन में p भी आ रही है, एक ही क्वेश्चन में लैम्डा भी आ रहा है। इसका मतलब यहां से क्लियर होता है कि कोई भी गतिशील कण जो है वो दो प्रकार की प्रकृति रखता है, कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, ठीक है। और ये जो है इसी को अपन ने क्या बोला था, इसी को अपन ने बोला था भाई डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो किसी भी कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालना है अगर आपको, कि अगर कोई भी गतिशील है, कोई कण v वेग के साथ m द्रव्यमान का कोई कण गतिशील है तो लैम्डा बराबर h/p इससे निकाल सकते हैं, या लैम्डा बराबर है ना, p बराबर क्या होता है, mv होता है। इसी को चेंज करके अपन ने बनाया था लैम्डा बराबर h/√2m, और ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और इसी को चेंज करके एक और फॉर्मूला अपन ने बनाया था h/√2m q इंटू v, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, किसके, अपन इन चारों से डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं किसी भी कण की। अब अपन को दिखाई क्यों नहीं देता है कि भाई जैसे कण का मतलब क्या होता है, कण का मतलब कोई भी बॉडी हो सकती है, जैसे मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो, कोई चलती हुई गाड़ी, ट्रेन, बस, रेल, कुछ भी हो सकती है, हवाई जहाज, कोई भी जो है वो बड़े रेफरेंस सिस्टम के सामने एक कण ही है, पूरी पृथ्वी के सामने ये सारी चीजें क्या है, कण है। इसके अलावा कोई क्रिकेट की बॉल हो सकती है, वो भी एक कण है। कण की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे भी क्या है, कण है, ठीक है ना। तो इन कणों से संबंधित जैसे कोई गाड़ी चल रही है तो उससे संबंधित जो वेवलेंथ है वो अपन को क्यों दिखाई नहीं देती, कोई क्रिकेट की बॉल फेंकी गई उससे संबंधित वेवलेंथ क्यों दिखाई नहीं देती, तो ये दिखाई इसलिए नहीं देती है क्योंकि इनसे संबंधित वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। वेवलेंथ जितनी होगी, है ना, वेवलेंथ जितनी कम होगी उसको वेव को ऑब्जर्व कर पाना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वेवलेंथ ज्यादा है तो आसानी से वेव दिखेगी, जैसे रस्सी को इंपल्स दिया तो रस्सी की वेव जो है वो अपन को आसानी से दिखाई देती है क्योंकि वेवलेंथ वहां क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है अपन को वहां पर वेव उतनी ही आसानी से दिखाई देती है, वेवलेंथ कम होती है तो वेव आसानी से दिखाई नहीं देती है,
ठीक है ना। इसीलिए कि बड़े पार्टिकल से रिलेटेड वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, बड़े पार्टिकल से जो वेवलेंथ रिलेटेड होती है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है बड़े पार्टिकल्स की, वो बहुत ही कम होती है। 10 की घात, याद करो अपन ने क्रिकेट बॉल के लिए निकाला था, 10 की घात 34 -34 मीटर की कोटि का आया था। तो 10 की घात -34 को अपन देख नहीं सकते, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए अपन को जो है बड़े पार्टिकल से रिलेटेड वेवलेंथ कभी भी दिखाई नहीं देती है। छोटे पार्टिकल से रिलेटेड वेवलेंथ को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल से ऑब्जर्व होता है, क्योंकि छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकाला था 10 की घात -9 नैनो 10 की घात -9 मीटर की कोटि का आया था, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है ना। डी ब्रॉगली का क्या था भाई, अपने पास सिद्धांत था, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल अपन ने पहले कर लिए थे। ठीक है, और इस पर अपन को क्वेश्चन की बात करनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। देखना जरा इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जनरली जो है वो पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना, है ना। मैं सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व कर दूंगा, तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन अपना ये है कि एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा यदि। ठीक है, अब देखना जरा इसके आगे जो है वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, इनका संवेग बराबर हो। ठीक है, दूसरा, इनका वेग बराबर हो। तीसरा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो। और चौथा, इन्हें समान विभवांतर से त्वरित किया जाए। ठीक है, ये चार चीजें अपने पास, इनका संवेग बराबर हो, इनका वेग बराबर हो, इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, और इन्हें समान विभवांतर से त्वरित किया जाए। और चारों में अपन को क्या करना है भाई, आंसर बताना है कि इनकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले एक छोटी सी चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूं, प्रोटॉन और अल्फा कण के बारे में पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोटॉन जो है, अगर मैं कहता हूं कि प्रोटॉन का चार्ज क्यूपी है, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है He+2, हीलियम का नाभिक, तो उसका चार्ज जो है वो कितना होगा 2Qp। ठीक है ना, प्रोटॉन के चार्ज का क्या होता है, दुगना होता है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। प्रोटॉन का मास जो है वो mp है, तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा भाई, 4mp। ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, तो पहले भी अपने याद करो, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ये चीज अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो पहला अपन करते हैं, संवेग क्या है, बराबर है ना, तो P क्या है, अब P बराबर कर दिया, H जो है वो पहले ही कांस्टेंट है, P भी दोनों का बराबर कर दिया, इसका मतलब लैम्डा भी दोनों का क्या आएगा, बराबर ही आएगा, यानी लैम्डा P = लैम्डा बराबर ही आएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर आएगी, तो रेशियो क्या आएगा, 1:1। ये तो पहला हो गया। आपको बोल रहा है इस बार का वेग क्या कर दिया, बराबर कर दिया, वेग बराबर है, अगर है ना, और v बराबर कर दिया, h पहले से कांस्टेंट था, v भी कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं, लैम्डा जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, द्रव्यमान के। तो यहां मैं ऐसा बोलूंगा, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा। ये प्रोटॉन अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात पूछा है, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, नीचे तो आएगा मास ऑफ प्रोटॉन, ऊपर आएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है बात, तो बस वैल्यू पुट करनी है केवल, लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4mp, और इसका कितना होता है mp, तो ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो क्या रेशियो आया भाई, 4:1, 4:1। तो ये सेकंड वाला आएगा अपने पास कितना, 4:1। पहला वाला कितना आया, 1:1। इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी जो है वो इसके आगे, यदि इनका संवेग बराबर हो, यदि इनका वेग बराबर हो, ये पॉसिबिलिटी रख के आपको दे सकता है ना। ऐसे ही तीसरा जो है, तीसरा
आपको बोल रहा है यदि इनका वेग, यदि इनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो बराबर, तो अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दूं, तीसरा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी क्या है दोनों की, दोनों की इक्वल है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को कर दिया तो यहां से देख हो गई, दो पहले से कांस्टेंट था, h जो है वो पहले से कांस्टेंट था, तो इस बार लैम्डा जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, रूट m के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो मैं क्या बोल भैया कि लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट m अल्फा अपॉन mp, ऐसा ही बोलूंगा, m अल्फा अपॉन, तो बस केवल वैल्यू पुट करनी है, तो लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट m अल्फा जो है वो कितना होता है 4mp अपॉन mp, mp से mp क्या हो गया कैंसिल, रूट 4 बोले तो कितना 2 और नीचे कितना 1, तो आंसर क्या आएगा 2:1। कब, जब काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी भाई अपन ने बराबर कर दी तब, ठीक है ना। और देखो जरा एक और क्वेश्चन बाकी है कि यदि इन्हें समान विभवांतर से त्वरित किया जाए, समान विभवांतर का मतलब इन्होंने v क्या कर दिया, इस बार सेम कर दिया है, v सेम कर दिया है, ठीक है, तो अलग क्या है, मास अलग है, क्यों क्या था चार्ज, विभवांतर v सेम कर दिया, यानी h और v कांस्टेंट कर दिया है। तो अब चौथा जो केस है इसमें मैं बोलूंगा क्या लैम्डा किसके समानुपाती होगा, 1/√m इंटू q के समानुपाती होगा, यानी मास और चार्ज के रूट के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा एक्सप्रेशन, लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट, नीचे तो आएगा मास ऑफ प्रोटोन चार्ज ऑफ प्रोटोन, ऊपर जो है वो क्या आएगा मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, तो बस केवल वैल्यू पुट करनी है, तो लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू, भाई देखना जरा, मास ऑफ प्रोटोन mp, चार्ज ऑफ प्रोटोन qp, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4mp और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2qp, ठीक है, qp qp कैंसिल, mp mp कैंसिल, तो कितना आया अंडर द रूट 8/1, ठीक है, तो ये ही रेशियो आया लैम्डा प्रोटोन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल इक्वल टू रूट 8/1, ये अपने पास चौथे का आंसर आया। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्या कर सकता है भाई, इन इक्वेशन पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा पहले ही अपन ने ये बात कर ली है कि भाई न्यूमेरिकल कैसे आएगा, तो न्यूमेरिकल जो है वो अपन ने एक दो सॉल्व भी करे थे इस पर, तो बिल्कुल उसी टाइप के जो है वो न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत देख लिया। लास्ट क्लास में जाते जाते एक बात मैंने आपको बताई थी कि डी ब्रोगली ने बोहर की एक कमी को दूर किया था, और वो बोहर की कमी क्या थी, वो ये थी कि बोहर जो है वो J इज इक्वल टू NH/2π, MVR बराबर NH/2π, ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन क्या है, इसके बारे में नहीं बता पाया था। इस कमी को दूर किसने किया था, इस कमी को दूर किया था डी ब्रोगली ने। तो देखते हैं जरा कि डी ब्रोगली ने आखिर बोहर की कमी को दूर कैसे किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि डी ब्रोगली द्वारा बोहर के नियम का सत्यापन। कि डी ब्रोगली कहता है कि बोहर ने ये चीज सही बताई थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर कोणीय संवेग का मान कितना होता है भाई, NH/2π के बराबर होता है। n कोई पूर्ण संख्या है, h/2π कोणीय संवेग का क्या है, एक क्वांटा है, ठीक है ना। तो देखना जरा कि आखिर ये कैसे आया। तो डी ब्रोगली द्वारा बोहर नियम का सत्यापन या बोहर मॉडल का सत्यापन। ठीक है भाई, देखो कि भाई ये अपने पास नाभिक, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। नाभिक जो है वो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन एक कण ही तो है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करता है भाई, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। डी ब्रोगली ने इसमें एक बात ऐड कर दी कि भाई अगर कोई कण v वेग से गतिशील है तो वो लगातार तरंग बनाता हुआ चलेगा, तरंग के रूप में चलेगा, है ना। तो डी ब्रोगली ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाता है, मान लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे तरंग के रूप में चक्कर लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार ऐसे तरंग बनाते हुए चलेगा, ठीक है। इसको वापस से एक बार मैं बना देता हूं। इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर तो लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे तरंग बनाते हुए चलेगा, लगातार एक तरंग के रूप में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि डी ब्रोगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाएगा
कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा में उतनी ही तरंगे बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो पहली कक्षा में केवल एक तरंग बनेगी, दूसरी कक्षा में दो, तीसरी में तीन, चौथी में चार, पांचवी में पांच, छठवीं में छह, सातवीं में सात, आठवीं में आठ, मतलब जिस भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा उस कक्षा में उतनी ही तरंगे बनेगी। ये किसका कहना है? ये डी ब्रोगली का कहना है। जैसे यहां पर अगर चेक करें तो एक तरंग का निर्माण होता है एक स्रंग प्लस एक गर्त से, ठीक है ना। तो यहां देखो जरा कितनी तरंगे अपने पास, यहां से लेके ये तो हो गया एक स्रंग मान लो, फिर ये एक गर्त, तो यहां से लेके यहां तक ये एक तरंग हो गई, है ना। फिर यहां से लेके ये एक गर्त हो गया, ये एक स्रंग हो गया, तो ये एक तरंग हो गई, ठीक है। फिर एक तरंग जो है वो यहां से लेके यहां तक एक तरंग, तो इसमें टोटल तरंगे कितनी है? 3। इसका मतलब ये जो कक्षा है ये मैंने कौन सी बनाई है? तीसरी कक्षा मैंने बनाई है। तो यही डी ब्रोगली का कहना है कि जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा में उतनी ही तरंगे बनती है। यानी मैं बोल देता हूं कि एनवी कक्षा में कितनी तरंगे बनेगी? एन तरंगे बनेगी, ठीक है। ये डी ब्रोगली का कहना है कि भाई जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस कक्षा में उतनी ही तरंगे बनेगी। क्लियर है बात? अब देखना चाहता भाई यूं बताओ कि यहां से लेके जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह यहां पर आया, ठीक है, क्या यहां से घूम के जब इलेक्ट्रॉन वापस से यहां पर आएगा तो कितनी दूरी तय कर चुका होगा? यहां से लेके जब इलेक्ट्रॉन वापस यहां तक आएगा तो कितनी दूरी तय कर ली होगी उसने? तो इसकी परिधि के बराबर दूरी तय कर ली होगी। परिधि कितनी है? 2 पाई आर, ठीक है। परिधि कितनी है भैया? 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर दूरी इसने तय करी, ठीक है। अब एक तरंग की लंबाई कितनी होती है? तो भाई देखो जरा, एक तरंग की लंबाई बोले तो एक स्रंग प्लस एक गर्त, ये लंबाई कितनी होती है? लैम्डा के बराबर होती है। ध्यान से देखना, मैं एनवी कक्षा की बात कर रहा हूं ना। तो किसी भी कक्षा के लिए जब इलेक्ट्रॉन वापस से घूम के अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर दूरी तय करेगा, ठीक है। और भाई अगर एक तरंग की लंबाई की बात करें तो एक तरंग की लंबाई कितनी होती है? लैम्डा। तो एनवी कक्षा में कितनी तरंगे बनेगी? एन तरंगे बनेगी। तो ध्यान से देखना जरा, एक तरंग की लंबाई, जैसे मान लो तीसरी कक्षा की बात करो, है ना, एक तरंग की लंबाई लैम्डा, फिर एक तरंग ये हो गई लैम्डा, एक तरंग ये हो गई लैम्डा, टोटल कितनी दूरी हो गई? 3 लैम्डा। टोटल दूरी कितनी होगी? यहां से लेके वापस से जब लैम्डा की टर्म में आए तो यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी तय होगी? 3 लैम्डा। और परिधि के टर्म में 2 पाई आर, यानी दूरी तो एक ही है। लैम्डा की टर्म में ये दूरी कितनी होगी? 3 लैम्डा, और परिधि की टर्म में 2 पाई आर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरी लगाता है, एक चक्कर करता है, तो कितनी दूरी तय करता है? 2 पाई आर। और अगर लैम्डा की टर्म में बात करूं तो एनवी कक्षा में कितनी कितनी तरंगे बनेगी? एन तरंगे बनेगी। एक तरंग की लंबाई कितनी? लैम्डा, तो एन तरंगों की लंबाई कितनी होगी? एन लैम्डा। दोनों दूरियां क्या है? बराबर है। समझे बात को? क्या, जैसे मान लो ये तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पर आएगा वापस, कितनी दूरी तय करेगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, इतनी दूरी तय करेगा, ठीक। अब इतनी दूरी तय कर ली, ठीक है। और अगर लैम्डा की टर्म में पूछे तो 3 तरंगे बन रही है, ये एक तरंग, ये दूसरी तरंग और ये तीसरी तरंग, 3 तरंगे बन रही है। तो एक तरंग की लंबाई लैम्डा, तो 3 तरंगों की लंबाई 3 लैम्डा। तो लैम्डा की टर्म में यहां से यहां पर आएगा तो कितनी दूरी तय करेगा? 3 लैम्डा। तो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली का एक्सप्रेशन है। डी ब्रोगली कहता है कि 2 पाई आर किसके बराबर होगा? एन लैम्डा के बराबर होगा। क्लियर है बात? अब देखना यहां से लैम्डा जो है वो अपने पास क्या है? डी ब्रोगली तरंग धैर्य, है। और डी ब्रोगली तरंग धैर्य होती कितनी है? होती है तो यहां एच अपॉन एम भी रख देता हूं, तो 2 पाई आर बराबर लिख सकता हूं। एम वी को इधर ले जाओ, 2 पाई को इधर ले जाओ, तो अपने पास आएगा भाई एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ये लो जी, बोहर ने ये तो कहा था मैथमेटिकल इक्वेशन, इसी का तो डेरिवेशन बोहर नहीं दे पा रहा था कि भाई उसको पूछा गया कि ये एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई तो कहां से लेके आया? तो उसने कहा भाई मैं तो एक्सपेरिमेंट से लेके आया हूं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। आपको मानना है तो मान लो। तो भाई ये किसने डेराइव करी? ये डी ब्रोगली ने डेराइव करी इक्वेशन एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। कहां से डेराइव करी? वो द्वैत प्रकृति मानकर इसने ये सिद्ध किया कि भाई वाकई में ये चीज जो है वो क्या होती है? सही होती है, ठीक है। अब देखना जरा यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा। यहां से क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ठीक है ना, तो चौथी बोहर
कक्षा चौथी बोहर कक्षा की त्रिज्या निम्न में से है। ठीक है ना, आपको जो है वो कौन सी बोहर कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, चौथी बोहर कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। पहला ऑप्शन जो है वो आपको दे दिया कि भाई 4 लैम्डा अपॉन पाई, दूसरा आपको ये दे दिया 2 लैम्डा अपॉन पाई, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 3 लैम्डा अपॉन 2 पाई, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 3 लैम्डा अपॉन पाई। ठीक है ना, इस तरीके से आपको जो है वो 4 ऑप्शन दे दिए और बोला कि इनमें से चौथी बोहर कक्षा की त्रिज्या क्या है, जहां लैम्डा जो है वो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब त्रिज्या जो है वो क्या होती है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के पदों में त्रिज्या निकालनी है, तो एक्सप्रेशन क्या होता है 2 पाई आर बराबर एन लैम्डा। ठीक है, एन क्या है, एन कक्षा संख्या, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो चौथी कक्षा है, तो चौथी कक्षा में एन का मान कितना होगा, 4 होगा। आर निकालना है तो यहाँ एन लैम्डा अपॉन 2 पाई बोल सकता हूँ, यहाँ पर रख दो 4 लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 लैम्डा अपॉन पाई। ये आएगा भाई चौथी कक्षा में चौथी बोहर कक्षा में त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की कितनी, 2 लैम्डा अपॉन पाई डी ब्रोगली की टर्म में। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, तो ये अपन ने डी ब्रोगली का जो नियम था उसको क्या कर दिया भाई, बोहर का जो मॉडल था उसको सत्यापित कर दिया किसने, डी ब्रोगली ने। क्लियर है बात, तो ये अपने पास क्या है, डी ब्रोगली का द्वैत प्रकृति सिद्धांत। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है मैं एक बार आपको वापस से शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम टिक करवा दी थी, है ना, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को अपन चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, क्या एक काम करता हूं, चलो कर ही लेते हैं ना, काम क्या करना है, जब टाइम है अपने पास तो कर लेते हैं सॉल्व। पानी पी लेता हूं पहले। देखना हाँ भाई, वेव मैकेनिकल मॉडल है ना, पेज नंबर 23, क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो हाइजेनबर्ग जो है वो भी अपन को पढ़ना है। चलो एक काम करते हैं फिर, हाइजेनबर्ग और इसके डी ब्रोगली के दोनों के एक साथ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, पहले हाइजेनबर्ग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली अपन ने पढ़ लिया, आधुनिक तरंग यांत्रिकी सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अपन ने देख लिया डी ब्रोगली का जो पहला था वो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, अब भाई ये क्या होता है इसको समझेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है ना, तो हाइजेनबर्ग जो है वो ये कहता है कि भाई ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, चक्कर लगा रहा है, जैसे मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन चालू हुआ। ठीक है, ये नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो मैंने बनाया है ये कौन सी कक्षा बनाई है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा डायग्राम बना के आपको दे सकता है कि ये कौन सी कक्षा है। ठीक है ना, तो कौन सी कक्षा है ये, देखो जरा क्या करोगे, तरंगे काउंट कर लो, ये यहां से लेके यहां तक एक तरंग, फिर ये यहां से लेके यहां तक 2 तरंग, फिर ये यहां से लेके यहां तक 3 और ये 4 तरंगे हैं, तो ये चौथी कक्षा है। ठीक है ना, ऐसे ही हाँ, डी ब्रोगली में एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, देखना जरा कि डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा में उतनी ही तरंगे बनेगी। ठीक है, अब अपन ये बोल रहे हैं कि यहाँ शुरू से एक चीज अपन ने बोली कि एन जहां पर भी आता है, एन का मान क्या है, एक पूर्णांक। ठीक है, एन जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक ही एन क्यों होता है, इसको भी डी ब्रोगली ने बताया कि एन का मान भिन्नात्मक क्यों नहीं होता है, कभी भी कक्षा जो है वो भिन्नात्मक नहीं होगी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षाएं ऐसी ही चलेगी लगातार, कभी भी एन का मान जो है भिन्नात्मक नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, तो डी ब्रोगली कहता है कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा में उतनी ही तरंगे बनेगी और किसी भी कक्षा में कभी भी अपूर्ण तरंग का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब है ये वाली कंडीशन कभी नहीं आएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा और ऐसा जो है वो आ जाए, अब इसमें जो है वो तरंगे कितनी बनेगी, तो देखें ये एक तरंग हो गई और ये 2 तरंग हो गई,
और ये कितनी हो गई 2.5 तरंगे। तो 2.5 तरंग का निर्माण कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे 2.5 तरंग नहीं बनेगी, 3.5 तरंगे, 4.2 तरंगे। तो तरंगों की संख्या कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ध्यान रखना डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। इसीलिए एन का मान जो है वो भी कभी भिन्नात्मक नहीं आता है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको ऐसे डायग्राम बना के दे सकता है और बोलेगा कि निम्न में से कौन सा संभव है, तो जिसमें भी अपूर्ण संख्या में तरंगे बन रही है, आधा पूर्ण, पाव, 2.5 पूर्ण, पूर्णी 3, ऐसे कोई तरंगों की निर्माण हो रहा है, तो वो तरंगे संभव नहीं होगी, ठीक है। वो डायग्राम पॉइंट अपना मिस हो गया था, वापस आते हैं हाइजेनबर्ग सिद्धांत। तो देखना जरा, हाइजेनबर्ग ये कहता है कि भैया चलो मान लिया इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये लो जी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब तरंग के रूप में चक्कर लगा रहा है, और संवेग क्या होता है, P बराबर mv होता है, v वेग है, वेग वेक्टर है, तो संवेग भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक चीज देखना, लगातार तरंग के रूप में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो इस पॉइंट पर वेग की दिशा इधर है, ठीक है। फिर मैं अगर इस पॉइंट पर बात करूं तो इस पॉइंट पर वेग की दिशा इधर हो गई, ठीक है। फिर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो इस पॉइंट पर वेग की दिशा इधर हो गई। जो भी स्पर्श रेखा आएगी ना, उसके अनुदिश दिशा है वेग की। तो लगातार वेग की दिशा जो है वो क्या हो रही है, बदल रही है। हर क्षण वेग जो है वो लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इसका मतलब हर क्षण इसका संवेग भी क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, हाइजेनबर्ग ये कहता है कि भाई किसी चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं, हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी स्थिति और संवेग, एक तो पोजीशन और दूसरा क्या है, संवेग का यथार्थ मान, यथार्थ का मतलब हो गया एकदम सही, का यथार्थ मान एक साथ संभव नहीं है, ठीक है। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है। यानी अगर मान लो आपको क्या करना है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन ढूंढने जाना है, ठीक है। तो ढूंढने के लिए आप उसकी स्थिति चेक करोगे कि भाई अभी इलेक्ट्रॉन कहां है, उसकी पोजीशन क्या है। मान लो आपने पोजीशन चेक करी कि इलेक्ट्रॉन अभी यहां है, तो जितनी देर में आप इसकी स्थिति चेक करोगे, इलेक्ट्रॉन का वेग देखना, वेग जो है वो अपन बोलते हैं 2.18 गुणा 10 की घात 6 Z/n मीटर पर सेकंड, यानी 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जितनी देर में की पोजीशन चेक करोगे, इतनी देर में इसके वेग की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगा। आप यहां पर ढूंढने जाओगे, इतनी देर में तो इलेक्ट्रॉन जो है उसने अपनी जगह क्या कर ली है, बदल ली है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आप स्थिति और संवेग, इन दोनों का मान अपन एक साथ नहीं निकाल सकते। आपने स्थिति चेक कर ली, जैसे ही आप संवेग चेक करने जाओगे, इतनी देर में स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही आप जो है वो स्थिति चेक करने जाओगे, संवेग बदल जाएगा। तो दोनों जो है वो लगातार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो किसी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए अपन स्थिति और संवेग का मान एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। दोनों जो है वो क्या होंगे, अगर स्थिति ज्ञात करोगे इतनी देर में संवेग बदल जाएगा, संवेग ज्ञात करोगे इतनी देर में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और ये अगर अपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यदि स्थिति और संवेग का मान एक साथ ज्ञात किया जाए तो इनके मानों में कुछ अनिश्चितता होगी। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है कि भाई अपन ने पहली बात तो ज्ञात कर नहीं सकते, और फिर भी अगर अपन ने जबरदस्ती ज्ञात करने की कोशिश की स्थिति और संवेग, तो इनकी जो मान है, इनके जो मान आएंगे उनमें कुछ अनिश्चितता होगी, कुछ त्रुटि होगी, वो मान सही नहीं होंगे, ठीक है ना। आप एक अनुमान लगा सकते हो कि मान लो मैं इसका जो है इस पोजीशन पर संवेग ज्ञात कर रहा हूं, या मैं किसी इस पोजीशन पर इसकी स्थिति, यहां पर मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन का संवेग ज्ञात किया, तो मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अपन एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा,
एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे अपन। जो है हो सकता है कि आप यहाँ इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओ और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिले, तो ये जो है इसके मान में क्या आ गई, अनिश्चितता, त्रुटि आ सकती है। आप दोनों का मान अगर एक साथ निकालने की कोशिश करोगे तो इनकी सही वैल्यूज नहीं मिलेगी, उसमें कुछ करेक्शन होगा, कुछ उसमें त्रुटि होगी, और उसी को क्या बोलते हैं, अनिश्चितता बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्या डी ब्रोगली ये कहता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन के लिए, चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए एक साथ अपन संवेग और फिर स्थिति, ये दोनों चीजें, क्या, स्थिति और संवेग, ये दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करोगे तो इनके मानों में थोड़ी सी क्या होगी, गड़बड़ होगी, थोड़ी सी अनिश्चितता होगी, थोड़ी सी त्रुटि होगी। क्लियर है? अब देखना, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है कि भाई दोनों की वैल्यूज अपन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखो यहां दो चीजें हैं, एक तो है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, अनिश्चितता, ठीक है। इसको अपन डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करेंगे, यानी अगर आपने मान लो दोनों की वैल्यूज एक साथ ज्ञात करने की कोशिश की, ठीक है, तो मुझे पता है कि स्थिति जो है वो भी सही नहीं आएगी और संवेग भी सही नहीं आएगा, इनके मानों में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो वो गड़बड़ जो है उसको डेल्टा एक्स से प्रदर्शित कर रहा हूं, स्थिति में अनिश्चितता को, ठीक है। फिर दूसरा है अपने पास संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता, ठीक है, इसको डेल्टा पी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। दो चीजें आ गई, एक तो स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति जो है वो सही नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब स्थिति गड़बड़ है। दूसरा संवेग, संवेग जो है वो भी सही नहीं बता पा रहे, इसका मतलब संवेग में भी गड़बड़ है। पहले स्थिति में अनिश्चितता को अपन समझते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये कोई गाड़ी है, ठीक है, स्थिति में अनिश्चितता क्या होती है, ये कोई गाड़ी है। अब इस गाड़ी को जो है मैंने ये बोल दिया कि भाई आपको जो है वो सीकर से जयपुर जाना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना है, और सीकर से, ये सीकर में है अभी और ये जयपुर है, तो जयपुर जाना है, ठीक है। ये दूरी जो है वो लगभग 100 किलोमीटर है, ठीक है ना, 100 किलोमीटर की दूरी है। तो भाई 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको चलना है, ठीक है ना। तो आपको पूछ लिया कि भाई कितना टाइम इसको जाने में लगेगा, तो आप कहोगे कि सर 2 घंटे जाने में लगेंगे, ठीक है। अब 2 घंटे जाने में तो लगेंगे, लेकिन एक चीज देखना कि भाई ये 2 घंटे कब लगेंगे, जब ये गाड़ी पूरे रास्ते, यानी हर जगह, हर पॉइंट पर किस रफ्तार से चले, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो 2 घंटे में पहुंचेगी, यानी 120 मिनट में ये गाड़ी पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा संभव है क्या कि पूरे रास्ते गाड़ी जो है वो एक स्पीड के साथ चले, ऐसा बिल्कुल। मैं स्थिति में अनिश्चितता को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार हाइजेनबर्ग जो है, इसको अपन जो है वो थोड़ा सा टॉपिक को साइड कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। लेकिन ये चीज संभव नहीं है कि पूरी गाड़ी जो है पूरे रास्ते 120, पूरे रास्ते जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले। कहीं गड्ढा आ गया तो गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, ट्रैफिक आ गया तो गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा, रोड खाली मिल गई तो आपके जैसे जो है वो 100 किलोमीटर भी भगा लेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि 120 पूरी रास्ते जो है वो एवरेज स्पीड जो है वो कुछ अलग आएगी। आपने इसको ऑर्डर तो दिया 50 किलोमीटर पर आवर से चलना है, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो इसकी क्या होगी, कुछ अलग होगी। अगर मान लो ये कोशिश के पूरे रास्ते 50 किलोमीटर पर आवर से चल जाए तो 120 मिनट में 2 घंटे में पहुंच जाएगा। अगर मैं पूछूं कि 1 घंटे बाद में, मान लो आइडियल कंडीशन है कि 50 से चल ही रहा है, आदर्श स्थिति है, तो 1 घंटे बाद में इसकी पोजीशन क्या होगी। मैं अगर आपको ये पूछ लूं कि 1 घंटे बाद में पोजीशन क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर 1 घंटे बाद में जो है ये एग्जैक्टली 50 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो पार कर लेगा, ठीक है। यानी मिड पॉइंट पर होगा, जयपुर से सीकर के मिड पॉइंट पर होगा। आप जो है एग्जैक्टली इसकी पोजीशन क्या कर दोगे, बता दोगे कि भैया मिड पॉइंट पर है, ठीक 60 मिनट बाद गाड़ी एकदम मिड पॉइंट पर होगी, अगर इस रफ्तार से चलती है तो। ये तो आइडियल कंडीशन। अब आइडियल कुछ होता नहीं है, तो ये एवरेज तो इसका अलग आएगा। तो अब अगर 1 घंटे बाद में पूछूं कि भाई कभी इसको स्लो करनी पड़ रही है, कभी तेज कर रहा है, तो एग्जैक्टली क्या पोजीशन बता पाएंगे क्या 1 घंटे बाद में पूछूं तो। आप खुद सोचो कि अब अगर मैं बोलूं 1 घंटे बाद में गाड़ी कहां होगी, तो क्या आप बता पाओगे एग्जैक्टली कि गाड़ी कहां होगी? नहीं, आप गाड़ी नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्टली। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि भाई हो सकता है कि गाड़ी जो है वो इस एक रेंज में कहीं हो, कि भाई हो सकता है गाड़ी 50 से 60 किलोमीटर, ये जो 10 किलोमीटर की रेंज है, इस रेंज में कहीं पर गाड़ी हो सकती है, लेकिन मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल पाऊंगा कि गाड़ी 50 किलोमीटर पर ही होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
कि आप जो है अगर ये गाड़ी एवरेज स्पीड जो है इसकी कुछ अलग होती है, हाँ आइडियल आदर्श स्थिति है कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तब तो ठीक है, एकदम मिड पॉइंट पर स्थिति आपने बता दी ठोक बजा के, ये लो कि भाई साहब मिड पॉइंट पर गाड़ी होगी। लेकिन अगर इसकी स्पीड जो है कभी स्लो हो रही है कभी तेज कर रहा है, तो आप 1 घंटे बाद में एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कि गाड़ी जो है वो कहां होगी। एक रेंज अपन बता सकते हैं कि गाड़ी जो है वो यहां से लेके यहां तक की रेंज में हो सकती है, और ये जो रेंज है ना, ये रेंज ठीक है, इसी को डेल्टा एक्स बोलते हैं। यही अपनी स्थिति में अनिश्चितता है कि गाड़ी यहां से लेके यहां तक हो सकती है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो स्थिति में अनिश्चितता का मतलब क्या होता है कि एक रेंज आ गई, आपको स्थिति की एक रेंज आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से लेके यहां तक मिल सकता है, इस दूरी में इलेक्ट्रॉन कहीं होगा, उस दूरी को अपन बोलते हैं अपन क्या, स्थिति में अनिश्चितता। इसको देखो जरा, अब अपन इसको से रिलेट है, कौन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब मान लो किसी पॉइंट पर जो है वो आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने गए, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर अगर मैं ढूंढने जाता हूं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी पॉइंट पर, इसको सही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाता हूं मैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाता हूं, ठीक है, और इसी पॉइंट पर आपने संवेग भी निकाल लिया, निकालने की कोशिश की। हाइजेनबर्ग कहता है स्थिति का मान सही नहीं होगा, आपको जो है अगर यहां ढूंढने गए हो और इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिला, तो ये वाली जो दूरी है ये हो गई डेल्टा एक्स, ये स्थिति में अनिश्चितता हो गई। यानी जहां ढूंढने गए वो पॉइंट और जहां एक्चुअल में मिला, इन दोनों दूरियों का जो अंतर है, इसी को अपन बोलते हैं भाई स्थिति में अनिश्चितता। आप इलेक्ट्रॉन को ढूंढने यहां गए और हो सकता है उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर मिले, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे अपन डेल्टा एक्स, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन को यहां ढूंढने गए, इलेक्ट्रॉन यहां पर मिला, तो ये वाली जो दूरी है ये होगी स्थिति में अनिश्चितता। तो स्थिति में अनिश्चितता का मतलब क्या है कि दो पॉइंट है अपने पास, एक तो इलेक्ट्रॉन को जहां पर ढूंढने जा रहे हो, एक एक्चुअल में जहां इलेक्ट्रॉन मिला है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को क्या बोल देंगे अपन, स्थिति में अनिश्चितता बोल देंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा है, तो देखना जरा, संवेग में चेंज होगा लगातार, देख रहे हो कि वेग की डायरेक्शन हर दिशा में, हर क्षण जो है वो वेग बदल रहा है। तो भाई p जो है वो p बराबर mv होता है, और v जो है वो लगातार जो है वो बदल रहा है, ठीक है। बदलने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, डेल्टा। अब मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो अगर p इधर v बदलेगा तो p भी क्या होगा भाई, बदलेगा। तो संवेग में अनिश्चितता का मान तो कितना आता है, m डेल्टा v, ये तो संवेग में अनिश्चितता का मान है, यानी डेल्टा p बराबर m डेल्टा v, और स्थिति में अनिश्चितता को डेल्टा x से प्रदर्शित करेंगे। इसको थोड़ा सा अपन और समझने की कोशिश करते हैं, स्थिति में अनिश्चितता को थोड़े और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से इसको क्वेश्चन से समझेंगे, है ना, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन है अपना, आपको ये बोल दिया यदि एक इलेक्ट्रॉन किसी ए भुजा के वर्ग की भुजाओं पर चलने के लिए स्वतंत्र है, तो स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता कितनी होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या है, यदि एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी। स्थिति में अनिश्चितता का मतलब इलेक्ट्रॉन को जहां ढूंढने जा रहे हो और एक्चुअल में जहां मिला है, इन दोनों का डायरेक्टली डिफरेंस, इसी को अपन डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो मान लो ये ए भुजा का वर्ग है, ठीक है, ये ए भुजा का वर्ग है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां इस भुजा पर चलने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो अब बोला है कि अनिश्चितता अधिकतम कितनी होगी। भाई इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर ढूंढने जाऊं तो इस दूरी से आपको वो अधिकतम दूरी चेक करनी है जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, अधिकतम दूरी।
यानी अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपसे कितनी कितनी गलती हो सकती है, ये चीज चेक करनी है कि इलेक्ट्रॉन यहां ढूंढने जाओ और ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी पर मिल सकता है। भाई यहां ढूंढने गया, अगर मिला मान लो यहां पर, तो अनिश्चितता कितनी हो गई, डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए। ये अनिश्चितता हो जाएगी। ये अधिकतम दूरी नहीं है, अधिकतम दूरी ये वाली है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन को यहां ढूंढने गए और मिला अगर इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये वाली जो दूरी है ये ए है, तो ये वाली दूरी कितनी है, √2a है। अधिकतम जो है वो दूरी पर इतना यहां पर मिल सकता है। तो अधिकतम इतनी गलती हो सकती है भाई अपन से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन यहां ढूंढने जाए, मिले यहां, ये अधिकतम अनिश्चितता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी आर भुजा के वृत्त में घूमने के लिए स्वतंत्र है, इलेक्ट्रॉन आर भुजा के वृत्त में घूमने के लिए स्वतंत्र है, बताओ अधिकतम अनिश्चितता कितनी होगी, सोच समझ के बताना भाई। आर त्रिज्या का अपने पास क्या है, वृत्त है, आर त्रिज्या के वृत्त में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, अधिकतम कितनी गलती हो सकती है आपसे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में। तो हो सकता है भैया इलेक्ट्रॉन को ढूंढने में यहां जाऊं और इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिले, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 2r। तो यानी अधिकतम अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, 2r। ऐसे ही एक क्वेश्चन में आपको यह दे दूं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ए भुजा के क्यूब पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन का फॉर्मेट एक ही है, सब में एक ही चीज देखनी है आपको। भुजा का घन है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस घन पर घूमने के लिए स्वतंत्र है, और आपको बोल दे कि अधिकतम अनिश्चितता कितनी होगी, तो भैया अधिकतम अनिश्चितता कितनी होगी, ये देखना जरा, घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होती है भाई साहब, √3a होती है। घन का विकर्ण जो है वो √3a होता है, तो अधिकतम त्रुटि आपसे कितनी हो सकती है, √3a के बराबर हो सकती है। यानी हो सकता है इलेक्ट्रॉन को आप यहां ढूंढने जाओ, इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर मिले। क्लियर है बात। तो यह अधिकतम दूरी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम अनिश्चितता इतनी होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो ध्यान से देखना, वो आपको बताना है। देखें, क्वेश्चन यह है, यदि एक इलेक्ट्रॉन दिए गए वक्र पर चलने के लिए स्वतंत्र है, तो याद कीजिए। ठीक है, एक वक्र आपको दिया है, ठीक है, ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन हो गया, और इलेक्ट्रॉन अपना कुछ इस दिशा में कुछ इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो याद कीजिए, पहला आपको ज्ञात करना है x दिशा में अधिकतम अनिश्चितता। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इतने में आपको आंसर बताना भाई, आप खुद सोचना। ठीक है, तो ये तीन चीजें को क्या करनी है भैया, कैलकुलेट करनी है। देखो जरा, चेक करो, देखा कितनी आएगी। ठीक है ना, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहले x दिशा में। ठीक है भाई, देखो जरा, x डायरेक्शन में अधिकतम अनिश्चितता, तो यूं सोचो कि x दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाऊं तो अधिकतम कितनी दूरी पर मिल सकता है। देखो जरा, मान लो आपने इलेक्ट्रॉन यहां ढूंढने गए, तो x दिशा में अधिकतम कितनी दूरी पर मिल सकता है, यहां पर मिल सकता है। तो ये वाली जो दूरी होगी, यही क्या होगी अपने पास, x दिशा में अधिकतम अनिश्चितता। यानी x दिशा में डेल्टा x का मान कितना, 4 माइनस, ओके, यहां जो है वो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसको 4, इसको 6 कर देता हूं। ठीक है ना, जल्दी सॉल्व हो जाए, कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो ये कितना आ जाएगा, 4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बात। तो x डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 4 एंगस्ट्रॉम, डेल्टा x। दूसरा, y दिशा में अधिकतम अनिश्चितता, तो डेल्टा x y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां ढूंढने गए, मिला यहां पर,
तो ये वाली जो दूरी है ये अधिकतम अनिश्चितता कितनी है, ये दूरी 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अब पूछा है तीसरा कि भाई एक्स वाई तल में अधिकतम अनिश्चितता, ये पूरा एक्स वाई तल है, ये पूरा एक्स वाई तल है, और इस तल में अधिकतम अनिश्चितता कितनी हो जाएगी। हो सकता है इलेक्ट्रॉन को यहां ढूंढे जाओ, अधिकतम कितनी दूरी पर मिल सकता है, तो इससे अधिकतम इस दूरी पर ये मिल सकता है, ये वाली दूरी आपको निकालनी है। तो ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो ये वाली दूरी कितनी है 4, ये वाली कितनी है 3, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 5, यानी डेल्टा एक्स कितना आएगा 5। क्लियर है बात। तो ऐसे एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको स्थिति में अनिश्चितता समझ में आ गई होगी कि भाई जहां ढूंढने जा रहे हो वो और जहां एग्जैक्टली मिला वो, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स, यानी स्थिति में अनिश्चितता बोलते हैं। देखना जरा, स्थिति में अनिश्चितता देख ली डेल्टा एक्स, संवेग में अनिश्चितता कितनी होती है डेल्टा पी। डेल्टा पी बराबर कितना, एम डेल्टा वी। एम तो कांस्टेंट है, वी जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा जो है वो किसके साथ आया है, साथ आया। अब हाइजेनबर्ग ये कहता है कि आपने जो है वो आप क्या कर सकते हो, आप किसी चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए किसी चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए स्थिति और संवेग दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। फिर भी अगर आपने जानबूझ के एक साथ निकाल दी तो डेल्टा एक्स ये तो स्थिति में अनिश्चितता आएगी, डेल्टा पी ये संवेग में अनिश्चितता आएगी। तो हाइजेनबर्ग ने ये देखा कि ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी गुणनफल है, ये या तो जो है वो h/4 से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, या h/4 के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये हाइजेनबर्ग का मैथमेटिकल इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या कि भाई पहली बात तो अपन एक्स और पी यानी स्थिति और संवेग एक साथ नहीं निकाल सकते। अगर आपने निकालने की कोशिश की तो इनके मानों में कुछ अनिश्चितता होगी, तो अगर उन अनिश्चितताओं का गुणनफल कर दिया जाए तो ये ऑब्जर्व हुआ कि ये गुणनफल या तो h/4 के बराबर है या इससे ज्यादा है, इससे कम कभी नहीं आएगा। ठीक है, यानी हाइजेनबर्ग कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो या तो h/4 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा, या फिर इसके बराबर आएगा। अब एक चीज मैं बता देता हूं, जब भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमेशा अपन इस चीज को क्या लेंगे, बराबर मान के बाद में सॉल्व करेंगे। क्लियर है बात। अब एक चीज यहां से कि भाई डेल्टा पी बराबर क्या होता है, एम डेल्टा वी होता है, ठीक है ना। तो यहां अगर मैं एम डेल्टा वी लिख दूं तो डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4, एम को इधर ले जाओ क्योंकि एम कांस्टेंट है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 एम। ये भी हाइजेनबर्ग का ही मैथमेटिकल इक्वेशन है। आपको पूछ सकता है कि हाइजेनबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये भी सही है। क्या स्थिति इनटू संवेग का जो अनिश्चितताओं का गुणनफल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h/4 के, फिर स्थिति इनटू वेग की अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है वो इक्वल होगा किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h/4 एम के। ये दोनों के दोनों आपको क्या करना है भैया, ध्यान में रखने हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो दो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इन पर क्वेश्चन कैसे आता है भाई, हो सकता है कि आपको डेल्टा एक्स दे दे, है ना, या डेल्टा एक्स पूछ ले, आपको संवेग में अनिश्चितता दे दे, एच दे दे, ये तो सारी चीजें है ही है, ठीक है ना। कोई भी एक चीज आपको इसमें से पूछ लेगा। जैसे अगर न्यूमेरिकल की बात करें, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। जैसे स्टेज फर्स्ट में तो आपके लायक एक भी क्वेश्चन नहीं है, हालांकि इस पर क्वेश्चन अपन को खूब करने हैं, मैं बाकी तो क्वेश्चन आज की क्लास पे कवर नहीं हो पाएंगे, एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूं केवल, ठीक है ना। तो देखें स्टेज सेकंड में है, स्टेज सेकंड क्वेश्चन नंबर है 113, स्टेज सेकंड क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है, स्टेज सेकंड। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता 1 × 10⁻⁵ है ना, यानी डेल्टा पी दे रखा है कितना, 1 × 10⁻⁵, यानी 10⁻5 ही हो गया। और बोला तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता यानी डेल्टा एक्स जो है वो कितना होगा, ठीक है ना। और इसके लिए जो है वो आपको यूनिट दे रखी है kg/s, ये संवेग की यूनिट दे रखी है। और आपको जो है वो डेल्टा एक्स पूछा है, डेल्टा एक्स कितना होगा, तो सिंपल सा काम है डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ये इक्वेशन है ना, तो वैल्यू पुट करनी है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बीच में हमेशा क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। तो डेल्टा एक्स पूछा है तो डेल्टा एक्स इक्वल टू h/4 डेल्टा पी, बस सिंपल सा काम है। h का मान 6.6 × 10⁻⁵
34 ये दे ही रखा है, और 4 पाई का मान 3.14, पी का मान 10 की घात -5, ये लो जी, इसको सॉल्व कर लो, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जब भी आता है, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे रेशियो वाला आ जाए, रेशियो वाला भी अपन कल करके देखेंगे, ठीक है ना, और इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो अपना हाइजेनबर्ग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हाइजेनबर्ग का सिग्निफिकेंस क्या है, कि आखिर अपन ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम में इसने क्या बताया। जैसे डी ब्रॉगली ने तो बता दिया था कि भाई बोर का मॉडल सही था, है ना, कि उसने जो है एमवीआर बराबर NH/2 कहां से आया, ये डी ब्रॉगली ने क्लियर किया था। वैसे ही हाइजेनबर्ग की ये जो थ्योरी है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, और ये कहां लागू होता है, कहां लागू नहीं होता है, इन सब की बातें, ये सारी बातें जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास में अपन श्रोडिंगर तरंग समीकरण भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये छोटा सा टॉपिक बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में कवर करके श्रोडिंगर तरंग समीकरण अपन कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 19 में, ठीक है ना। लेक्चर नंबर 21 में अपन मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।